स्टूडेंट्स, सो इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस की थी कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज हम बाकी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक को, और आने वाले 2-3 लेक्चर्स में हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को वाइंड अप करने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी मेनली आती है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, इसको आप एक्सप्लेन्ड वे में आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अगर आपने पढ़ लिया है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो एक ब्रीफ आइडिया आज हम इसका डिस्कस करने वाले हैं। तो होता क्या है बेसिकली, व्हेन योर सेंट्रल मेटल एटम जो कि अगर हमारा इनमें से कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से अगर कोई आयन है तो इफ इट्स सराउंडेड बाय लिगेंड्स, when central metal ion is surrounded by ligands. What are ligands? Ligands are basically electron donor species जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसको? हमारे मेटल को। So when central metal ion is surrounded by ligands, what happens? अब ligands जो है वो किसी ना किसी डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं। Let's say they are coming from x and y axis, but z axis की तरफ से कोई भी ऑर्बिटल नहीं आ रहा। यानी कि जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल्स है, 5 d ऑर्बिटल्स, which are symmetrically distributed around all the axes, वहां पर हमें जो repulsions या attractions मिलने वाली है towards those orbitals that would be different in each of the axes। अगर हमारे ligands x और y से अप्रोच कर रहे हैं तो z एक्सिस वाले को रिपल्शंस नहीं मिलेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होके लिगेंड्स के पास, और हमारे डी ऑर्बिटल्स में भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दैट इज व्हाई हम क्या कहते हैं कि ये जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है ये स्प्लिट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड। ये क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। दीज डी ऑर्बिटल्स आर नो मोर डीजेनरेट एज दे वर इन केस ऑफ फ्री आयन। जैसे फ्री आयन के केस में फॉर एग्जाम्पल 2-3 केसेस होते हैं हमारे पास। मैं एक केस ब्रीफली डिस्कस कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के अंदर होता क्या है, हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे, 5 d orbitals होंगे which were degenerate when this ion was free ion। जब ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, हम अज्यूम कर रहे हैं। जैसे ही ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कुछ लिगेंड्स अप्रोच करने शुरू हुए, ये सारे के सारे 5 डी ऑर्बिटल्स ये अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंगली स्प्लिट हो जाएंगे। जिसके साथ ज्यादा इंटरेक्शन हो रही होगी, रिपल्शंस कम हो रही होगी, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जिसके साथ रिपल्शन हो रही होगी उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे 2 ऑर्बिटल्स जो है वो हायर इन एनर्जी हो जाते हैं और 3 ऑर्बिटल्स हमारे लोअर इन एनर्जी हो जाते हैं। जनरली डी x square minus y square and dz square, they become higher in energy. dxy, dxz, dyz, they become lower in energy। ठीक है, अब जैसे ही कोई भी लाइट फॉल होती है, अब सपोज मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर एनर्जी लेवल में है, थोड़ी सी भी लाइट अगर आएगी तो ये लोअर एनर्जी लेवल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज विल एब्सॉर्ब दिस लाइट एंड ये एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पर जाएंगे। जैसे ही ये हायर एनर्जी लेवल से अपने लेवल पे वापस आएंगे, दीज विल अगेन एमिट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो विजिबल रीजन में फॉल करेगी, जिस वजह से हमारा कंपाउंड क्या दिखाई देगा? हमारा कंपाउंड कलर्ड दिखाई देगा। सो दिस इज बेसिकली नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ये आप इन डिटेल पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। सो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। हो क्या रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्स एनर्जी एंड jumps from lower energy level to higher energy level।
एंड जब हमारा ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वापस आते हुए ये एक एनर्जी एमिट करेगा विच विल लाई इन विजिबल रीजन। तो हम क्या कहेंगे, आफ्टर कमिंग बैक it emits energy which lies in visible region। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बनाया गया है जहां पर कुछ आपको एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, टाइटेनियम 3+ से लेकर जिंक 2+ तक। देखने वाली बात यहाँ पर ये, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। अगर यहाँ पर किसी को विजिबल नहीं हो रहा है अच्छे से तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल के इसको देख सकते हैं, दिस टेबल को। यहाँ पर अगर मैं बात करूं ये पहले कंपाउंड की, दूसरे की और लास्ट वाले की, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3d0, 3d10, 3d0 अगेन एंड 3d10। तीन ऐसे यहाँ पर आयंस दिखाए गए हैं, कौन कौन से, स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, जिंक 2+, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 3d0, 3d0, 3d10 है। और उनके लिए कलर क्या दिखाया गया है, कलरलेस। दैट मीन्स उनके अंदर कोई भी लाइट जो है एमिट नहीं हुई, कोई भी एनर्जी एमिट नहीं हुई और विजिबल रीजन में हमें कोई कलर नहीं दिखाई दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है 3D के अंदर तो ट्रांजिशन कैसे होगी, ट्रांजिशन नहीं होगी तो कलर नहीं दिखाई देगा। एंड इन केस ऑफ 3d10 में कलर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर फुल्ली पैक्ड, कोई भी ट्रांजिशन का चांस ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है हमारे हायर लेवल में कोई भी ऑर्बिटल। सो 3d0 एंड 3d10 ये कंपाउंड्स, ये आयंस हमारे क्या रहते हैं, कलरलेस। आई होप ये चीज सबको क्लियर है, ठीक है। सब इसको अच्छे से रीड डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कुछ कंपाउंड्स हमारे ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल KMnO4, K2Cr2O7, AgCl, AgBr, जो D0 होते हुए भी, these are D10 होते हुए भी, these are colored। उनके लिए क्या रीजन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अगर किसी के पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल में इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल में, तो वो क्या दिखाएंगे, कलर दिखाएंगे, सिर्फ D0 और D10 कलर नहीं दिखाएंगे। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स जो D0 D10 होने के बावजूद भी क्या दिखा रही है, कलर दिखा रही है। So let's discuss this example one by one। तो ऐसे केसेस में इन कंपाउंड्स में होता क्या है, इन कंपाउंड्स में हो रहा है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, थोड़ी सी लाइट को एब्जॉर्ब किया, लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से हमें क्या दिख रही है, कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूं तो KMnO4 यानी कि MnO4- वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें Mn is in +7 oxidation state, it has D0 system, this is dark पर्पल इन कलर, पिंक पर्पल भी मिल जाता है कहीं पे, डार्क पर्पल भी बोल देते हैं, पिंकिश पर्पल टोन होता है, तो पर्पल इन कलर, ठीक है। और आई कैन राइट पिंक, डार्क पिंक इन कलर, ओके। अगर मैं और बात करूं तो K2Cr2O7 यानी कि Cr2O7 2-, जिसमें क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन D0, दिस इज ऑरेंज इन कलर, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में हो क्या रहा है, जैसे अगर मैं MnO4- की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है MnO4- की, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ये ट्रांसफर हो रहे हैं Mn के अंदर, बिकॉज Mn हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, जिनकी वजह से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जब एनर्जी का एमिशन होगा तो हमें क्या दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा। सिमिलरली इन केस ऑफ K2Cr2O7
तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा फ्रॉम O माइनस टू क्रोमियम, O माइनस टू क्रोमियम। आई होप ये चीज सबको क्लियर है। अभी दो कंपाउंड्स की बात मैंने और की थी, AgCl AgBr। AgCl AgBr, AgCl जो है वो थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का होता है, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी लाइट में हम रख दे तो वो वायलेट टोन में जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। AgCl AgBr में जाते हैं तो AgBr इज अगेन पेल येलो इन कलर, ठीक है। AgF जो है वो बिल्कुल कलरलेस, AgCl व्हाइट कलर, AgBr पेल येलो कलर। तो यहाँ पर अब इनका रीजन क्या है, AgCl AgBr के अंदर आपको पता हो, हम फजांस रूल पढ़ते हैं कि कुछ हमारे आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या आ जाता है, कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट टुवर्ड्स मैटर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion is distort towards matter, जिसको हम क्या बोलेंगे, अगेन charge transfer, this would be known as charge transfer due to polarization, due to polarization। अब AgBr में ये चीज ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ज्यादा पोलराइजेशन कब होगी, जब अनायन का साइज लार्ज होगा। अनायन का साइज लार्ज होगा तो हमारा कटायन उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को और पोलराइज कर पाएगा। तो डाउन द अगर हम बात करें AgF AgCl AgBr की, तो अनायन का साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगी और हमें क्या दिखाई देगा, कलर मोर इंटेंस दिखाई देगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आपको ये पूछ ली जाती है कब, आपके एग्जाम्स के अंदर, आपके नीट के CBSE के एग्जाम के अंदर क्या आता है इसके अंदर कि हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो काम करते हैं किसका, कैटलिस्ट का काम करते हैं। क्यों? अब इसके दो तीन रीजंस हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले रीजन की, तो सबसे पहला रीजन है ability of D block elements to attain multiple oxidation states, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, डी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब वो लूज होते हैं तो वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाने की वजह से हम उनको रिडक्शन ऑक्सीडेशन में साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया। सेकेंड रीजन की बात करें तो इट्स अबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ability to form कॉम्प्लेक्सेस, बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब कॉम्प्लेक्सेस बनाने का रीजन क्या है, अगेन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट स्पेसेस इन d ऑर्बिटल्स, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ और इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल्स, these can form coordinate bonds और बहुत सारे ये bonds बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने हैं दे आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड फेज में होते हैं। सॉलिड फेज में ये क्या करते हैं, आपके रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस पे और उनके बॉन्ड को ब्रेक करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, विच इज द मेन थिंग व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ रिएक्शन अकर्स, कि हमारे रिएक्टेंट्स के ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करके नए बॉन्ड्स बनाने में हेल्प करना।
तो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं, रिएक्टेंट आता है, एब्जॉर्ब होता है, अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है, वीकन हो जाते हैं उसके बॉन्ड्स, ठीक है। अब वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स की वजह से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है, विच इज द मेन केस व्हेन एवर वी आर यूजिंग कैटलिस्ट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, solid surface helps in adsorption of reactant molecules, helping in weakening of bonds, weakening of old bonds, lowering the activation energy, lowering the activation energy. आई होप ये चीज सबको क्लियर है। अब नीचे आपको एक रिएक्शन दिखाई गई है। अब इस रिएक्शन जो एनसीईआरटी से ली गई है, इसमें हमने ये एक ओवरऑल रिएक्शन दिखाई हुई है जहां पर I माइनस जो है H2OH2 माइनस को SO4 माइनस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें हमने जो कैटलिस्ट यूज किया है वो कौन सा यूज किया है, Fe3+। तो इनिशियली I माइनस जो है वो Fe3+ के साथ प्रेजेंट होता है और Fe3+ I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देता है और खुद को Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये Fe2+ हमारे H2OH2 माइनस को जो है क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है और खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। यानी कि इस केस में रिएक्शन जो है वो I माइनस और H2OH2 माइनस एक साथ नहीं कर रहे। पहले Fe3+ जो है वो I माइनस के साथ रिएक्ट करके Fe2+ बना रहा है, फिर वो Fe2+ हमारे H2OH2 माइनस के साथ रिएक्ट करके SO4 माइनस बना रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये Fe2+ Fe3+ ओवरऑल रिएक्शन में अपीयर नहीं होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन इन एक्चुअल में ये रिएक्शन करवाई किसने है, वो करवाई है हमारे Fe3+ ने। तो अगेन Fe3+ ने क्या किया, इस रिएक्शन को फ्यूल अप किया है, इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर किया है, रिएक्शन करवाने में आसानी दिखाई, ठीक है। दैट मींस इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। आई होप ये चीज सबको क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट जो है जो आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है, जो आपको पता होने चाहिए, क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस अभी तक तो सबको पता ही चल गया होगा, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया में काम आता है, ठीक है। कौन सा मेटल इसमें यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, Fe। और मैं बात करूं और कौन सा प्रोसेस होता है, कॉन्टैक्ट्स प्रोसेस होता है। कॉन्टैक्ट्स प्रोसेस किसके लिए होता है, ये आपके कॉन्टैक्ट्स प्रोसेस जो है आपका H2SO4 बनाने के लिए यूज होता है। कौन से आपके कैटलिस्ट इसमें काम आते हैं, वनेडियम ऑक्साइड V2O5। ऑसवाल्ड प्रोसेस की बात कर लेते हैं, ये आपका HNO3 के लिए होता है, ये आपका H2SO4 के लिए होता है। ऑसवाल्ड प्रोसेस फॉर HNO3। और इसके अंदर क्या यूज होता है, रोडियम गॉज, रोडियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर रोडियम और साथ साथ में प्लैटिनम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसमें और कौन से आ सकते हैं, अब आपकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में होती है, हाइड्रोजन की एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल की जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये चीज सबको क्लियर है। ये एग्जांपल्स है कुछ, बाकी और भी एग्जांपल्स और चैप्टर्स में भी पढ़ लेते हैं हम। तो कई बार ये क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। एक साइड आपको कैटलिस्ट दिए होंगे, एक साइड आपको सारी की सारी रिएक्शंस के नाम दिए होंगे या कुछ ना कुछ रिएक्टेंट्स मेंशन होंगे और आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि विच कैटलिस्ट इज इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, उसमें काम आता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। बेसिकली उसमें टाइटेनियम होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या होता है, टाइटेनियम, ठीक है। तो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है जो थ्रू आउट चैप्टर्स हम पढ़ते पढ़ते जो है पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ये थे आपकी कुछ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट चलते हैं
नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 बार कवर होता था इनिशियली हमारे जो है 2 चैप्टर्स के अंदर, एक हाइड्रोजन चैप्टर और एक हमारे पास चैप्टर यही वाला जो आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्योंकि हाइड्रोजन चैप्टर एनसीईआरटी में से निकाल दिया गया है, नीट में नहीं आएगा, सीबीएसई में नहीं आएगा, लेकिन ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वाला टॉपिक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल वर्ड हमने पहले भी सुना है, इंटरस्टिशियल या इंटरस्टिसिस। जो भी आपके मेटल्स होते हैं, मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में भी समझाया था कि मेटल्स फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस, यानी कि मेटल्स ऑब्वियसली बात है सॉलिड होते हैं, सॉलिड्स में उनका कुछ अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट कैसा होता है, दे हैव अ पर्टिकुलर शेप, दे हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। कैसे, जैसे सपोज एक क्यूब हो गया, एक हेक्सागन हो गया, क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं प्लस देयर इज अ बॉडी सेंटर, देयर आर फेसेस, तो आपके एटम्स कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से क्यूब के अंदर जो है 8 कॉर्नर्स और मैंने हर आपके मेटल के एटम को उन 8 कॉर्नर्स पे सजा दिया। क्या वो स्फेरिकल एटम्स जो है वो पूरा का पूरा क्यूब कवर कर लेंगे, यानी कि जो भी वॉल्यूम है क्यूब का, नहीं, देयर विल बी सम स्पेस लेफ्ट बिटवीन दोस 8 स्फेयर्स। बिल्कुल 8 स्फेयर्स के बीच में क्या होगा, कुछ इंटरस्टिशियल, कुछ स्पेसेस बच जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स या इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, तो अब ये बहुत छोटी छोटी साइट्स है जो खाली है। कुछ मेटल्स को अगर हम किसी गैस के साथ या किसी कंपाउंड्स के साथ हाई प्रेशर पे रख दे, तो वो गैसेस जो है वो इन इंटरस्टिशियल साइट्स पे, या वो जो एटम्स है जो इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके ट्रैप हो जाते हैं, तो इन्हें ही हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। उस एटम्स और हमारे मेटल के बीच में एज सच कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उन कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सो राइट डाउन व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, व्हेन small atoms such as hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the interstitial sides of crystal lattice। क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं चल रहा है, कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो दीज कंपाउंड्स आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। वो डिपेंड करेगा कितना ज्यादा हाई प्रेशर है, कि क्या कंडीशंस है, कि कितना अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है। तो दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हैं, तो क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को फॉलो करेंगे? नहीं फॉलो करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। कॉम्पोजिशन कांस्टेंट नहीं होगी, सो डज नॉट होल्ड्स लॉ ऑफ कांस्टेंट composition, does not holds law of constant composition। I hope यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेनली कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम कार्बाइड्स, आपके वनेडियम का कंपाउंड हो जाएगा, वनेडियम 0 से लेकर 0.56, एंड मैंगनीज का कंपाउंड हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हो जाएंगे, तो आप बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, और बात करें जो मेन चीज इसके अंदर आती है वो क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 4 स्टेटमेंट दी होगी, पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, तो क्या नेचर है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हायर देन their
मेटल्स, मेटल्स जिसके मेटल्स के अंदर ट्रैप्ड है उनसे भी हायर हो जाएगा, ठीक है। वेरी हार्ड, वेरी हार्ड अप्रोचेस डायमंड इन हार्डनेस, डायमंड इन हार्डनेस किसके लिए बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं बोराइड्स के लिए, जिसमें बोरोन्स ट्रैप होते हैं, ठीक है। और रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, मेटालिक नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है, ये सब पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन, व्हाट आर अलॉयज? हमें बहुत अच्छे से पता है अलॉयज क्या होते हैं। अलॉयज आर होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स के भी हो सकते हैं। सो अलॉयज आर homogeneous solid solutions, solid solutions of metals or non-metals. These are again hard, hardness के लिए, ठीक है, क्वालिटी अच्छी करने के लिए बेसिकली मेटल्स को मिक्स किया जाता है। तो these are hard and have high melting point and have high melting point. कुछ alloys जिनको आपको याद करना है, जो पूछे जा सकते हैं, these are brass, brass में होता है कॉपर प्लस जिंक, ब्रोंज, ब्रोंज में होता है कॉपर एंड टिन, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर, जिंक और निकल, कॉपर, जिंक और निकल। स्टेनलेस स्टील घरों में यूज होता है बहुत वाइडली, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन। कुछ इंपॉर्टेंट है, ब्रोंज और ब्रास जो है वो तो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, बाकी 1 2 3 4 आप और भी एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप सबको समझ में आया होगा और घर जाके आप डी ब्लॉक को रिवाइज कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे KMnO4 और K2Cr2O7, दैट आर सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें मैंगनीज और क्रोमियम आता है। बहुत वाइडली यूज होते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वेरी वेरी हेल्पफुल इन परफॉर्मिंग टाइट्रेशंस। सो स्टे ट्यून्ड, अगले लेक्चर में हम KMnO4 और K2Cr2 को O7 को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।